अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, मुझे सपोर्ट करने वालों को, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस ऑडियो को लाइक कर दें। गैस ये जो कहानी है, ये कहानी हमारी एक एक्स कोलीग है, हमारी सीनियर कोलीग थी जो हमारे साथ एक वक्त में एक सेलुलर कंपनी में जॉब किया करती थी। ये कहानी उनकी कहानी है और मिस फरिया बताती है वाकया इनके साथ 2003-2004 में उस वक्त पेश आया था जब ये महज 12 या 13 साल की थी और ये गुलशन मेमार में शिफ्ट हो चुकी थी। अब जैसे कि आप सबके घरों में, हमारे घरों में कोई ना कोई इस तरह का आप कह सकते हैं कि मुलाजिम हुआ करता है, मुलाजमा ज़रूर मौजूद हुआ करती है जो कि काफ़ी अरसे से आपके साथ अटैच होता है और ना सिर्फ अटैच होता है या अटैच होती है बल्कि वो आपके साथ बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह रहा करती है। तो वैसे ही मिस फरिया बताती हैं कि इनके साथ इनकी आया थी जो कि पिछले 20-25 सालों से इनकी फैमिली के ना सिर्फ साथ थी बल्कि आप कह सकते हैं कि हमारी बड़ी थी, हमारी दादी की तरह थी और हमारे अम्मी अब्बू भी उनकी इज़्ज़त करने का हमें दर्स दिया करते थे। खैर जब हम लोग गुलशन मेमार शिफ्ट हुए तो उस घर के अंदर भी ये हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन हाँ इनकी काफ़ी अरसे से तबीयत ख़राब चल रही थी। इसी वजह से अब्बू ने हमारे जो कमरे हैं उन कमरों के साथ एक कमरा था जिसमें टीवी लगा हुआ था, वो कमरा ना सिर्फ अब्बू ने इनको दिया हुआ था बल्कि अब्बू अपने तौर पे इस आया का इलाज भी करवा रहे थे। हमारी जो आया थी इनकी शुरू से आदत थी कि रात को 9-10 बजे टीवी लगा के खबरें सुना करती थी। हम लोग हों ना हों, जाग रहे हों, सो रहे हों, ये टीवी ऑन करके 1-1.5 घंटे खबरें सुनती और उसके बाद सोने के लिए लेट जाया करती। खैर देखते ही देखते चीज़ें इस कदर बदली या आप कह सकते हैं कि इस कदर तब्दील हुई कि देखते ही देखते आया की तबीयत बहुत ख़राब हुई। वो कुछ दिन के लिए अस्पताल के अंदर एडमिट हुई और फिर वहाँ से वापस घर में नहीं आ सकीं। यानी कि वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चली गईं और एक याद बन के हमेशा के लिए हमारे साथ अटैच हो गईं। अब क्योंकि मेरी जो उम्र थी वो ज़ाहिर सी बात है इतनी उम्र नहीं थी, तो सच्ची बात ये है कि जब हमारी आया का इंतकाल हुआ तो उसके बाद का जो टाइम था बड़ा खौफनाक टाइम था और सच्ची बात ये है कि मैं उस कमरे में जाने से भी डरा करती थी जहाँ पे आया रहा करती थी। मुझे वहाँ जाके एकदम से उनके बारे में ख्यालात आना शुरू होते, ऐसा लगता जैसे आया कमरे के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कहा करते हैं ना कि जिस चीज़ से आप हमेशा भागा करते हैं वो आपका पीछा ज़रूर किया करती है। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि इत्तेफाक से मेरे घर वाले घर से बाहर किसी काम से निकले हुए थे और एक्सपेक्टेड यही था कि असर तक या मगरिब से पहले पहले वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको किस्मत कहें या बदकिस्मती कहें कि मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को आने में ज़रा देर हो गई और देखते ही देखते मगरिब की अज़ान हुई और अज़ान के बाद अंधेरा होना शुरू हो गया। जैसे जैसे रात की तरफ ये वक्त दौड़ रहा था वैसे वैसे मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था और सच्ची बात यह है कि मैं सोच रही थी कि घर के बाहर निकल के खड़ी हो जाऊं। इसी दौरानिए में जबकि मैं ये सोच रही थी मुझे ऐसा लगा कि उस कमरे में जहाँ पे टीवी मौजूद था या जहाँ पे आया रहा करती थी हल्की सी खटखट सी महसूस हुई है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली शायद कमरे के अंदर मौजूद है या फिर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है जिसकी वजह से यह आवाज़ पैदा होके मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ना देखूं, लेकिन फिर मैं खड़ी हुई और मैंने सोचा कि हो सकता है कोई बिल्ली हो। इस बिल्ली को भगा के अब मैं दरवाजे से बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी। खैर मैंने बड़ी हिम्मत करके जब वो दरवाज़ा खोला तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजना शुरू हुई। ये दरअसल दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी
اور اس اندھیرے میں یا اس خاموشی میں یہ جو آواز تھی بڑا خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اب جیسے ہی یہ دروازہ کھلا تو دروازے کے اندر ہلکی سی روشنی سی محسوس ہوئی، جیسے کہ شاید کوئی زیرو کا بلب یا کوئی اس طرح کی چیز آن کر رکھی ہو، جس کی وجہ سے یہ روشنی مجھے دکھائی دے رہی ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، یہ جو روشنی تھی یہ زیرو کے بلب کی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا یہ روشنی کبھی کم ہوتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس روشنی کے اندر ویریشن موجود تھی۔ اب آہستہ آہستہ کر کے جب میں نے مکمل طور پہ دروازہ کھولا اور میری نظر سامنے ٹی وی کی طرف پڑی تو یہ ٹی وی نہ صرف آن تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا باقاعدہ اس کے چینلز کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا اور میں نے ٹی وی کو خود سے آن دیکھا تو اس لمحے میں نے بخوبی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں لڑکھڑائی ہوں یا مجھے چکر سے محسوس ہوئے ہیں، یعنی میں اس قدر خوف کے اندر جا چکی تھی کہ مجھے ذرا سا بھی کوئی ٹچ کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ بات یہاں تک تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد جب میری نظر ٹی وی کے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف جہاں پہ 2 چیئرز موجود تھیں اس طرف پڑی تو ایسا لگا جیسے ٹی وی کی طرف منہ کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے بال کھلے ہوئے ہیں یا پھر اس نے جان بوجھ کے اپنے بالوں کو کھول رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کون بیٹھا تھا، سچی بات یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے کسی کے وہاں پہ ہونے کا گمان ہوا تو میں نہ صرف پلٹی بلکہ میں نے چیخ کے ایک دم سے گھر سے باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اب آپ اسے قسمت کہیں یا میری خوش قسمتی کہیں کہ جیسے ہی میں بھاگتے ہوئے اپنے دروازے پہ پہنچی اور اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کے دروازے کو کھولتی میرا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پیرنٹس، میرے گھر والے میرے سامنے موجود تھے، اور شاید جس بری طرح میں چیخی تھی چلائی تھی ویسے ہی انہوں نے اس آواز کو بھی سن لیا تھا۔ میں ہاپتی کاپتی اپنے ابو کے پاس گئی اور ان کو جا کے میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے ابو کو ایسا لگا جیسے کوئی بلی یا پھر کوئی چور ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ وہ اپنے طور پہ ایکٹیو ہوئے اور میرے ساتھ گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ خیر کچھ دیر میں جب میری سانسیں بحال ہوئیں تو میں نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ مجھے ابھی ٹی وی کھلا ہوا اور کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں نے دوبارہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اب سب کچھ ویسے ہی نارمل تھا جیسے کہ اس سے پہلے نارملی ہوا کرتا تھا۔ ٹی وی بھی بند تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، اور جو سیدھے ہاتھ پہ چیئرز موجود تھیں وہاں پہ بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن خیر میرے گھر والے تھے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے سمجھایا، مجھے پیار کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ تم ڈری ہوئی تھی یا تمہارے دماغ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا تو شاید اسی وجہ سے ایسا کچھ تمہیں اپنے سامنے محسوس ہوا ہوگا۔ اور بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سے نہ ہی مجھے وہاں پہ کوئی روشنی دکھائی دی، نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز نظر آئی۔ ہاں البتہ میں اس بات پہ بھی یقین رکھتی ہوں کہ اس رات جو کچھ میں نے دیکھا یا جو ٹی وی خود بخود آن ہوا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ اچھا گائز، امید کرتا ہوں یہ جو پہلی سٹوری تھی، یہ کہانی، یہ سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی دوسری بہت ہی خوفناک کہانی کی طرف، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اب تک اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوگا۔ میرا نام حسن ہے، اور آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ اب سے تقریباً 51 یا 52 سال پہلے میرے دادا کے ساتھ کانپور انڈیا میں پیش آیا تھا۔ دادا بتایا کرتے تھے کہ 1973-74 میں وہ کانپور کی ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو کام تھا یہ اکثر
मुख्तलिफ टाइम में हुआ करता था। कभी जो इनकी ड्यूटी थी वो दिन में हुआ करती थी, जबकि कभी कभी इनको ड्यूटी पे शाम में जाना होता था। तो वैसे ही एक दिन जो इनकी ड्यूटी थी वो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक थी। और दादा बताते हैं कि जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई और 12 बजे के बाद जब मैं अपनी फैक्ट्री से या जो भी इंडस्ट्री थी वहाँ से बाहर निकला, तो एक तो मुझे फ़िक्र थी कि आज मैंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या किसी गाड़ी के ज़रिए अपने घर पहुँच सकूँ। खैर, मैंने जो एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट्स का रास्ता था और एक वीरान इलाके से या सुनसान जगह से होके गुजरा करता था, मैंने उस जगह का इंतखाब किया और आहिस्ता आहिस्ता करके उस रास्ते से अपने गांव, अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि सामने की तरफ, यानी कि जहाँ पे मुकम्मल तौर पे वीरान रास्ता है, सीधे हाथ पे एक अजीब सी रोशनी है जो मुझे नज़र आना शुरू हो चुकी है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्डिंग है। यह एक बहुत बड़ा सा एक पक्का घर है जो बना हुआ है, और शायद उस घर के बाहर एक छोटी सी लाइट लगी हुई है। हालांकि अक्सर मेरा इस रास्ते से गुजर हुआ करता था, लेकिन इससे पहले कभी भी इस बिल्डिंग को या इस घर को या इस जो भी इमारत थी, मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था। मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि आखिर ये जो बिल्डिंग है वो बिला आखिर कहाँ से आ गई है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो तेज़ी के साथ उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते चले जा रहे हैं। और ये जितने भी लोग हैं, तकरीबन सभी लोगों ने एक जैसे सफ़ेद कलर के लिबास पहन रखे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी मस्जिद में या किसी मिलाद में शामिल होने के लिए अंदर जा रहे हैं। अब पहले मैं कुछ सेकंड तक उस जगह को या उन लोगों को देखता रहा, और उसके बाद जब मुझे यकीन हो चला कि ये एक मस्जिद है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अंदर चला जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे अभी तक इशा की जमात नहीं हुई हो। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत लंबे लंबे लोग थे, और तकरीबन सभी लोगों ने जुब्बे जैसे कपड़े पहन रखे थे, और एक अजीब सी खुशबू थी जो कि इस मस्जिद के दरो दीवार को या उसके नूर को मज़ीद मुज़य्यन कर रही थी। खैर, मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने जल्दी जल्दी वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद वहाँ पे जब जमात का आगाज़ हुआ तो मैंने भी जल्दी से जमात के साथ नमाज को ना सिर्फ अदा किया, बल्कि नमाज अदा होते ही वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे उन सब से मैंने मुसाफहा किया। अब मैंने जब नमाज अदा की तो उसके बाद उस मस्जिद से मैं बाहर निकल गया और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। पूरे रास्ते मैं ये सोचता रहा, बिलाखिर ये जो मस्जिद है वो एकदम से कहाँ से आ गई है। खैर, जब मैं घर पहुँचा तो घर पहुँचने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और सोने की तैयारी करने लगा। अब ये रात तो गुजर गई। इसी तरह 2-4 दिन के बाद जब मेरी सेम टाइमिंग में उसी वक्त में शिफ्ट थी, तो शिफ्ट करने के बाद इत्तफाक से उस रात भी मेरे पास किराए के पैसे मौजूद नहीं थे, तो मैंने पैदल ही उस मस्जिद की तरफ या अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं उस मस्जिद के पास पहुंचा तो वैसे ही जमात की तैयारी हो रही थी, बहुत सारे एक जैसे लोग मौजूद थे। मैंने भी वज़ू किया, नमाज पढ़ी और वहाँ से फिर अपने घर रवाना हो गया। ऐसे तकरीबन 3 या 4 दफ़ा मैंने उस मस्जिद में न सिर्फ नमाज पढ़ी, बल्कि एक दफ़ा इत्तफाक से मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और उसने भी मेरे साथ सेम टाइम में शिफ्ट लगाई थी। शिफ्ट लगाने के बाद जब हम लोग अपनी फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से बाहर निकले तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि अगर चाहो तो मेरे साथ साथ पैदल चलते जाओ, रास्ते में एक मस्जिद आती है, वहाँ पे हम लोग चलेंगे, जमात से नमाज अदा करेंगे और फिर अपने अपने घरों की
तरफ रवाना हो जाएंगे। अब ये सुनने के बाद मेरा जो दोस्त था वो कहने लगा कि तुम किस मस्जिद की बात कर रहे हो, वहाँ पे तो कोई भी मस्जिद मौजूद नहीं है। मैंने उसको कहा कि रास्ते में एक मस्जिद आती है और मैं भी उससे नावाकिफ़ था। जब मैं भी पहली दफ़ा वहाँ पे गया था तो मुझे भी यही लग रहा था जैसे कि अब से पहले यहाँ पे मस्जिद मौजूद नहीं थी। खैर, मेरे कहने पे जो मेरा दोस्त था वो ना सिर्फ मेरे साथ जाने लगा बल्कि हम लोग खुशी खुशी मस्जिद की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन एक हैरानकुन बात ये थी कि जैसे ही हम उस मस्जिद की जगह पे पहुंचे जहाँ पे कि रोज़ाना हमें मस्जिद मिला करती थी, तो अब वहाँ पे मस्जिद के बजाय एक बहुत ही पुराना सा खंडरनुमा घर मौजूद था और ऐसा लग रहा था कि इस खंडरनुमा घर में सालों से कोई भी नहीं आया है। हैरानकुन बात ये थी कि इसी जगह पे इन्हीं निशानियों के साथ यहाँ पे मस्जिद मौजूद थी और मैंने 3 या 4 बार ना सिर्फ उस मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की थी बल्कि जो नमाजी थे उनसे मुसाफा भी किया था। लेकिन अगर यहाँ पे मस्जिद मौजूद थी तो आज यहाँ पे मस्जिद के बजाय ये खंडरनुमा घर कहाँ से आ गया था? ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे। खैर, अगले दिन जब मेरी इत्तफाक से अपनी मस्जिद के, जो कि हमारे घर के पास थी, इमाम साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनसे ज़िक्र किया कि रास्ते में ऐसे ऐसे मुझे एक मस्जिद मिला करती थी, लेकिन कल रात जब मैं वापस आ रहा था तो वहाँ पे मस्जिद के बजाय एक बहुत ही पुराना सा खंडरनुमा घर मौजूद था। तो जो इमाम साहब थे वो भी कहने लगे कि उस जगह पे या उस एरिया में एक खंडर तो मौजूद है लेकिन वहाँ पे कोई मस्जिद मौजूद नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आपने जिन लोगों के साथ जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी वो शायद जन्नात की मस्जिद थी और जो आपके साथ साथ नमाज पढ़ रहे थे वो भी इंसान नहीं थे, मेरे ख्याल में वो भी जन्नात ही थे।